तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये यूजीसी का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। और अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, ये 10 मई से जो है आपका स्टार्ट हो रहा है। 10 मई से आप इसको फॉर्म को मतलब आज से स्टार्ट हो गया है। और 31 मई तक आप फॉर्म को जो है शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं 1 जून से जो है 1 जून तक आप फ़ी को जो है सबमिट कर सकते हैं। और आपका जो करेक्शन विंडो जो ओपन होती है, इन केस आप अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया है और उसमें कोई एरर रहेगी, तो 2 से 3 जून के बीच में जो है आप इसको करेक्शन कर सकते हैं अगर कोई गलती हो गई आपसे फॉर्म के। और ये बता रहे हैं कि जून के पहले सप्ताह में जो है ये एग्ज़ाम के जो सेंटर है वो क्लियर कर देंगे। और एडमिट कार्ड जो है वो सेकंड वीक में हो जाएगा। और जो डेट है एग्ज़ामिनेशन की, 13 से 22 जून के बीच में ये बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। तो आपको बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है और आपको ऐसी स्टडी करनी है जो टारगेट बेस्ड हो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। मतलब आपको ऐसे नोट्स मिलने चाहिए, हिंद आप जो इस भी माध्यम के स्टूडेंट्स हों, चाहे हिंदी चाहे या फिर इंग्लिश, आपके पास नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करें। और साथ ही साथ में आपके पास में प्रैक्टिस सेट होनी चाहिए। और कोशिश करें आपकी जो है जो प्रैक्टिस सेट आपका हो वो टॉपिक वाइज हो। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जैसे कि आज की क्लास की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे तुलनात्मक लोक प्रशासन के बारे में हम बात करेंगे। इस विषय से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो सारे प्रश्नों को हम जो है सॉल्व करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आप टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़िए। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेटो से को आपने पढ़ा, तो प्लेटो से जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आप कर लें। और अरिस्टोटल से, अरस्तु से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको जो है आप टॉपिक वाइज कर लें 2004 से 2023 के बीच में। और या फिर आप देखिए कि फॉर एग्जांपल आप कोल्ड वार की बात करें, जो शीत युद्ध है उसकी बात करें, तो उससे जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, या जो डिसआर्मामेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो युद्ध अस्त्र हैं उसको नियंत्रित करने की बात होती है, निशस्त्रीकरण इसको कहते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आप देखें, इसका ट्रेंड है एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन होते हैं। और जैसे कि आज की जो हमारी क्लास है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फॉर्म वगैरह, तो एक चीज़ और भी आप ध्यान रखें, ये जो डेट है मोस्ट प्रोबेबली कि ये डेट जो है लगभग 15 दिन जो है एक्सटेंड होगी। लेकिन आपको ये नहीं इस बात का इंतज़ार करना है कि आपको जो है 15 दिन और डिले होगा। आप अपनी तैयारी को अभी से रखें। और पेपर 1 के लिए यूट्यूब पे भरत कुमार, आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको पेपर 1 के लिए अलग से कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे भरत कुमार का जो है ये अन अकेडमिक वालों का जो ये जो चैनल है यूट्यूब का, उस पे एक टीचर है भरत कुमार, ठीक है ना। तो ये भरत कुमार की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे इन्होंने चीज़ें कवर की हैं, चाहे वो रिसर्च एप्टीट्यूड हो। पेपर 1 को इन्होंने ऑलमोस्ट पूरा कवर किया है। तो इनके लेक्चर्स को आप जो है बैठ के देख डालें। देख रहे हैं यहाँ पे आप, रिसर्च एप्टीट्यूड के जो है 22 लेक्चर्स हैं, आधे आधे घंटे के, मतलब 11 घंटे के क्वेश्चन है। तो इसको आप यहाँ से कवर कर लें पेपर 1 का। आपको पेपर 1 के लिए 1 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको केवीएस मदान की जो बुक है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर लें उस बुक को और उसको पढ़ें। और आप एक काम करें, पहले से इन लेक्चर्स को देख डालें, ठीक है ना, जो पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 के लिए हम यहाँ पे हैं, आपको गाइड करेंगे, आपको टारगेट बेस्ड स्टडी कराएंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और जो क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आज हम तुलनात्मक लोक प्रशासन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को जो है हम ईयर वाइज जो है हम कवर करने वाले हैं। तो आप एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप करें और जो है एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं अभी से। और सीरियस सीरियस होकर के आप पढ़ाई करें। और अगर आपने ये 50 दिन ठीक से इस्तेमाल कर लिए, तो ये कि आप नेट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। जेआरएफ के लिए भी अगर आपने सही डायरेक्शन में काम किया, 50 डेज़ बहुत काफ़ी है। आप 20 दिन पेपर 1 के लिए रख लीजिए और 3 महीने 30 डेज़ जो है आप जो है रख लीजिए अपने पेपर 2 के लिए, क्योंकि पेपर 2 का जो सिलेबस है वो काफ़ी लंबा है। और बुक्स के चक्कर में आप मत पढ़िए। को आप पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप नोट्स पढ़िए जो टू द पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये जो नोट्स है, मतलब हमने यूनिट वाइज हर एक यूनिट का हमने नोट्स बनाया है। तो इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। सारे जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। जैसे कि हम बात करें, अगर हाल फिलहाल में भी देखिए एक प्रश्न पूछा गया था तुलनात्मक लोक प्रशासन से, जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था। और आमतौर पे हम देखते हैं
कि जो प्रश्न होते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें तो फ्रेडरिक्स से जो है क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि एग्जामिनर जो है कॉन्सेप्ट की गहराई में जाकर के उसने क्वेश्चन को सेट किया, और उसने जो क्वेश्चन फेरल हैडी से, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो उद्देश्य है, फेरल हैडी से क्वेश्चन पूछा गया। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2023 का जो क्वेश्चन था, जो लेटेस्ट क्वेश्चन अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2023 में जो है फेरल हैडी से क्वेश्चन पूछे गया कि फेरल हैडी के अनुसार जो है ये तुलनात्मक लोक प्रशासन है, इसमें किन बातों पे जो है जोर दिया जाता है, मतलब उनकी कौन से कंसर्न है, किन बातों पर वो ध्यान देते हैं, जोर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नोट्स अपने आप में सफिशियंट है, जिससे विचारधारा की खोज की बात हो रही है, यहाँ पे व्यवहारिक प्रयोग की चाह की बात हो रही है, तुलनात्मक राजनीति के व्यापक स्तर के क्षेत्र के सहयोग की बात हो रही है, यहाँ पे कानून, प्रशासनिक कानून की परंपरा पर शिक्षित शोधकर्ताओं की दिलचस्पी के विषय में बात हो रही है, और लोक प्रशासन की जो जारी समस्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण। और ठीक इसी तरह से आप जो है इसी कंटेंट को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द सर्च फॉर थ्योरी, द अर्ज ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रॉडर फील्ड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोक प्रशासन है उसकी जो ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स है, जो समकालीन जो समस्याएं हैं, जो वर्तमान समस्याएं हैं, उसके बारे में यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि एनालिसिस किया जा रहा है, कैसा, तुलनात्मक। और जैसे कि नाम ही इसका कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्या है कि हम अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग देशों में जो है प्रशासन कैसे काम करता है, उसका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हम इस बात को देखेंगे कि किसी देश के प्रशासन में कौन सी, जैसे जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो कम से कम 2 कंट्रीज़ को लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अमेरिका की बात करें और इंडिया की बात करें, या ब्रिटेन और इंडिया की बात करें, तो ये 2 कंट्रीज़ हैं, इनका हम तुलनात्मक स्टडी कर सकते हैं, कंपैरेटिव जो है एनालिसिस कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि इन दोनों कंट्रीज़ का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या चीज़ें कॉमन हैं, क्या चीज़ें, क्या उसमें समानताएँ हैं और क्या असमानताएँ हैं। तो सही मायने में जो तुलनात्मक लोक प्रशासन है वो अलग अलग देशों में, अलग अलग संस्कृतियों यानी कल्चर्स में जो है एडमिनिस्ट्रेशन का कम, जो वहाँ का प्रशासन है उसका एक तुलनात्मक अध्ययन है, कंपैरेटिव स्टडी है। तो आते हैं प्रश्न पे, देखते हैं कि इस विषय पे पिछले 20 सालों में किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हम देखते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट हमने इसको जो है बाइलिंगुअल बना लिया है, मतलब क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पे इस पे स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लें ताकि क्लियर चीज़ें आपको अच्छे से दिखें कि हु इज़ रिगार्डेड, ये क्वेश्चन 2000 दिसंबर 2004 में पूछा गया है। हु इज़ रिगार्डेड एन एक्सपोनेंट ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किसने लोक प्रशासन की, जैसे कि हिंदी में अगर आप बात करें, अगर किसने लोक प्रशासन के अध्ययन में पारिस्थितिक उपागम, मतलब इनमें से किसे लोक प्रशासन के अध्ययन में पारिस्थितिक उपागम का प्रणेता माना जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है इकोलॉजिकल अप्रोच की, बात हो रही है पारिस्थितिक जो दृष्टिकोण है उसके बारे में बात। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, देखिए जो यहाँ पे जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है, बेसिकली ये जो विकासशील देश हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं, जो 1950 और 60 के दशक में आज़ाद हुए हैं, तो इन देशों, ये जो इकोलॉजिकल अप्रोच है, ये सही मायने में जो है इस बात पे फोकस करता है कि एक तरफ क्या है, एक तरफ आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तरफ आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, और दूसरी तरफ क्या है कि सोसाइटी है, सोसाइटी है। और सोसाइटी में कौन कौन से आप देखें, वहाँ पे सोसाइटी की बात करें, यहाँ के परिवेश की, यहाँ के वातावरण की, इन्वायरमेंट की बात करें, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, यहाँ पे जो आर्थिक समस्याएं हैं, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो गई हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक हो गई, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ये सब सारी जो चीज़ें हैं, ये जो परिस्थितियां हैं किसी भी समाज की, तो ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को जो है प्रभावित करती हैं। मतलब एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरी तरफ समाज है, और समाज में ये जो देखिए आप जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है जो परिवेश है, ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोसाइटी की बात कर लें, मतलब कर सकते हैं कि इसका सोशल एस्पेक्ट देखते हैं,
तो जैसे कि हम कास्ट को एक फैक्टर देख सकते हैं, जो है कास्ट हो गया या रिलीजन हो गया, तो ये एक ऐसा फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जो है प्रभावित करता है। तो फ्रेडरिक्स जो हैं, इनको जो है फादर ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच कहा जाता है। इनको फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो तुलनात्मक राजनीति है, ठीक है ना, तुलनात्मक लोक प्रशासन है, तुलनात्मक लोक प्रशासन, ठीक है ना, इसके फादर के तौर पे हम इनको जानते हैं, किसको। और इन्होंने सबसे पहले जो है, हालांकि और भी थिंकर्स हैं जैसे कि रॉबर्ट डहेल हैं, वो भी जो है इकोलॉजिकल अप्रोच की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर है इस विषय के पारिस्थितिक दृष्टिकोण के, वो कौन से हैं, वो यहाँ पे देखिए टाइपिंग इसमें एरर है, इसमें जो है फ्रेडरिक्स, ऑप्शन ऑप्शन बी इसमें जो है करेक्ट होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगली अगर हम बात करें, जो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जून 2005 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं, दो सूचियाँ दी गई हैं, तो आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। और यहाँ पे देखिए आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आंसर बी जो है करेक्ट बताया जा रहा है, लेकिन ये बी करेक्ट कैसे है इसको हम समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें गैब्रियल ऑलमैंड हैं, उनकी जो बुक है पॉलिटिकल कल्चर, इसमें इन्होंने 5 कंट्रीज़ के जो है की जो राजनीतिक संस्कृति है उसके बारे में बात की है। और उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में, जो राजनीतिक विकास है उसके बारे में बात करें, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है सिडनी वर्बा का। और इसी तरह हम बात करें पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन के नाम से बुक भी इन्होंने डेविड एप्टर ने लिखी है, और राजनीतिक आधुनिकीकरण में जो है इनका काफ़ी योगदान है, और इन्होंने इसी टाइटल में जो है पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन में 1965 में एक बुक लिखी थी। और पॉलिटिकल डीके का जो कॉन्सेप्ट है, राजनीतिक हरासती की, कैसे राजनीतिक संस्थाओं का जो है पतन होता है, से विकास तो आपने जैसे राजनीतिक विकास की बात करते हैं तो राजनीतिक विकास के अंदर ही, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर ही जो है सैमुअल पी हंटिंगटन जो है पॉलिटिकल डीके की बात करते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, और ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया था, जून 2005 में जो है पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 19 था। जैसा कि आप यहाँ पे जो हिंदी वर्जन है उसमें भी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में, यहाँ बात हो रही राजनीतिक विकास के बारे में और राजनीतिक ह्रास के बारे में, राजनीतिक संस्कृति के बारे में। तो ये अलग अलग थिंकर्स हैं, इन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, जिसे दिसंबर 2005 में पूछा गया है, इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट दैट इज नॉट एसोसिएटेड विथ साला मॉडल। यहाँ पे बात की जा रही है साला मॉडल के बारे में। तो ये साला क्या है, समझे कि साला मॉडल क्या चीज़ है, साला क्या चीज़ है। साला क्या है, साला जो है एक, ये जो वर्ड है इसको जब फ्रेडरिक्स प्रिज्मेटिक सोसाइटी की बात करते हैं, प्रिज्मेटिक सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। प्रिज्मेटिक सोसाइटी का मतलब ये कि एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज, ठीक है ना, जो ना पारंपरिक हो और ना ही बहुत ना पूरी तरह से विकसित हो। मतलब क्या कि वो विकासशील देशों के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो विकासशील समाज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी का मतलब ऐसा समाज जो विकासशील हो। मतलब अभी ये क्या है कि ये, जैसे कि पहले स्टेज 1 था, यहाँ पे ये बिल्कुल पारंपरिक था। स्टेज 2 मतलब ये कि, और ये स्टेज 3, यहाँ 3 स्टेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये पारंपरिक है, ट्रेडिशनल है, और यहाँ पे क्या है कि ये ट्रांजिशनल है। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये अभी डेवलपिंग है, मतलब विकास कर रहा है, और यहाँ पे क्या है कि डेवलप्ड हो जा रहा है। जैसे कि आप देशों की बात करें या समाज की बात करें, कुछ देश है जो है, जैसे अफ्रीका में भी आप बात करें, जैसे कि अभी आप देखें सोमालिया वगैरह हो गया, युगांडा वगैरह हो गया, क्या है कि ये अभी भी ये जो है पिछड़े हुए देश हैं, अंडर डेवलप्ड हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें, ब्राज़ील की बात करें, ये जो कंट्रीज़ हैं ये क्या है कि विकासशील हैं। पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की,
और अमेरिका आपके हो गए, ब्रिटेन हो गए, फ्रांस, ये क्या है, विकासशील देश हैं और इनके जो समाज है वो कैसे हैं, विकसित समाज हैं ये। तो साला जो मॉडल है, तो जो विकासशील देशों में जो नौकरशाही होती है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उसी को जो है फ्रेडरिक्स जो है क्या कहते हैं कि ये नौकरशाही है। और जो नौकरशाही जो जो समाज है, उसमें जो है, चूंकि इस समाज में खासतौर पे विकासशील जो देश हैं, इसमें अलग अलग धर्म और अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, तो इनके जो मूल हैं, इनके जो नॉर्म हैं, वो पॉलीनॉर्मेटिव मतलब होते हैं, मतलब एक से अधिक मूल्यों को, एक से अधिक मानकों को मानने वाले लोग हैं। और बाजार कैंटीन मॉडल यहाँ पे होता है, मतलब क्या कि यहाँ पे जो है, जैसे कि आप देखते हैं कि बाजार कैंटीन के का मतलब क्या है कि आमतौर पे जो देखें, जो विकासशील देश हैं, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो चीज़ों के जो रेट हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। लेकिन जो विकासशील देश हैं, वहाँ पे क्या है कि ये जो रेट हैं वस्तुओं के, उसमें अनिश्चितता पाई जाती है। एक ही प्रोडक्ट को जो है अलग अलग लोगों के बीच में अलग अलग दामों पे बेचा जाता है। कि फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एक समूह का, ऐसे किसी एक ग्रुप का जो है किसी एक वस्तु पे नियंत्रण है, तो वो अपने समाज के लोगों को, अपनी जाति के लोगों को, अपने ग्रुप के लोगों को जो है वो चीज़ें कम दाम पे जो है सेल कर रहा है, और वही जो अन्य ग्रुप के जो अन्य लोग हैं, वहाँ पे उनको अलग अलग जो है दामों पे चीज़ें जो है सेल की जा रही हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, बाजार कैंटीन मॉडल की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे आमतौर पे जो है डिमांड एंड सप्लाई जो है, ये चीज़ों के रेट को तय करती है। लेकिन यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जो रेट हैं, उसको लेकर के क्या है कि अनिश्चितता है, कोई चीज़ें सर्टेन नहीं है। और कलेक्ट्स क्या है कि ये एक समूह है, ये दो चीज़ों से मिलकर के बना है, ये क्लब और सेक्ट। एक्चुअली जो है फ्रेडरिक्स है ना, ये बहुत अलग अलग किस्म के शब्दों की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जब आप ये इन नोट्स को पढ़ेंगे, चाहे ये जो देखिए जो इंग्लिश में ये नोट्स हैं, इसको आप पढ़ेंगे, खासतौर पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये तो इनकी बुक की पूरी लिस्ट है जो इन्होंने लिखी है। अभी बुक के बारे में भी हम बात करेंगे, फ्रेडरिक्स ने जो किताबें लिखी हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही है, और किसके बारे में बात हो रही है, ये जो बात हो रही है यहाँ पे बाजार कैंटीन मॉडल के बारे में। तो जब आप उनका फ्रेडरिक्स का जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वो बात करते हैं पॉलीनॉर्मेटिविज्म के बारे में बात करते हैं। मतलब क्या कि यहाँ पे अलग अलग, एक से अधिक जो है मूल्यों को, चूंकि यहाँ पे अलग अलग धर्म और जाति के लोग हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, तो इनके जो मूल्य हैं, जो धारणाएं हैं, वो भी अलग हैं। क्योंकि इन लोगों के बीच में आपस में कोई सहमति नहीं है, इसलिए ये जो लोग हैं विकासशील दूसरे को के जो लोग हैं, ये अलग अलग इनकी मान्यताएं हैं, और उसी के हिसाब से जो है वो चीज़ों को मानते हैं। उनके अपने अपने जो मानक हैं, इनके बीच में क्या है कि ये पारंपरिक जो मानक हैं, जैसे कि, और जो आधुनिक मानक हैं, उनको, इन समाजों में दो मानक एक साथ चल रहे होते हैं, और इन मानकों को लेकर के लोगों के बीच में आपस में सहमति नहीं होती है, सहमति का अभाव होता है, कंसेंट नहीं होता है। और इस वजह से क्या है कि यहाँ पे अलग अलग मानक एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो तीन चीज़ें आपने देखी, देखिए क्लब और सेक्ट के बारे में बात हो रही है, कलेक्ट्स के बारे में बात हो रही है, तो ये किसकी विशेषताएं हैं, ये किसके फीचर्स हैं, ये फीचर्स हैं किसके, एक मिनट, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा रखूंगा सामने ताकि आप चीज़ों को देख सके क्लियर। हाँ, तो यहाँ पे साला जो मॉडल है, जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, इसके फीचर्स हैं, कौन कौन से हैं, बाजार कैंटीन मॉडल आपका हो गया, ये हैं पॉलीनॉर्मेटिव मतलब एक से अधिक मूल्यों का, और कलेक्ट। और ये जो इंडस्ट्रिया है, मतलब एक ऐसा समाज जो उद्योग प्रधान हो, मतलब ऐसे कैसी सोसाइटी, ए सोसाइटी विच इज़ डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन, ऐसे एक ऐसा समाज जो औद्योगिक संस्थाओं के द्वारा जो है संचालित हो रहा हो, या उसमें औद्योगिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान हो। जैसे कि आप देखें, जो विकासशील देश हैं आमतौर पर वो कृषि प्रधान समाज होते हैं, और जो विकसित देश होते हैं वो उसमें इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, और वहाँ पे क्या कि बड़े पैमाने पे जो है उत्पादन होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में जो है दिसंबर 2005 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें जो है ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा।
हम यहाँ पे आपको क्लास में सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि जो है प्रश्न का ऑप्शन कौन सा, आंसर कौन सा सही है, हम ये भी बता रहे हैं कि कैसे सही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें कि यहाँ पे पूछा जा रहा है, दिसंबर 2008 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। एक मिनट, हम जो हिंदी भाषा में जो प्रश्न है इसको भी हम आपके सामने स्क्रीन पे रख रहे हैं, ताकि जो लोग जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी चीज़ों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। हम ये नहीं चाहते कि क्लास में जो है जो लैंग्वेज जो है वो एक बैरियर के तौर पे काम करे, और ऑलमोस्ट 2011 तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको हमने मैनेज कर लिया है, दोनों भाषाओं में आपके सामने रखने की कोशिश की है। और कल की जो क्लासेस होगी उसमें जो टोटल सारे जो जितने भी क्वेश्चन है वो दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेंगे। यहाँ फिलहाल आज की क्लास पे 2011 तक ही उपलब्ध है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप सारे क्वेश्चन को जो है आप टॉपिक वाइज पढ़ें, मतलब एक टॉपिक को पढ़ें, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को एक बार में आप कवर कर ले, ताकि जो है उस कॉन्सेप्ट को लेकर के आपके जहन में जो है, आपके मन में कोई दुविधा, कोई कह सकते हैं कोई डाउट ना हो। जून 2008 के का ये क्वेश्चन पेपर है यूजीसी नेट का, इसलिए हमने आपके लिए सारे प्रश्नों को जो है दोनों भाषाओं में जो है कोशिश की है कि हम आपके सामने सारे प्रश्नों को एक साथ दोनों भाषाओं में रखें। और मैं दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में बारीकी क्या है, इस क्वेश्चन में जो बारीकी क्या है उसको आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे कि इस प्रश्न में पूछा गया है, एक मिनट, दिसंबर 2008 की बात हो रही है यहाँ पे, मेरे ख्याल से क्वेश्चन का जो ऑर्डर है कुछ चेंज हुआ है। एनीवे आप इसी को फॉलो करें। यहाँ पे देखें पूछा गया है कि द बिहेवियरल क्रिटिक्स, मतलब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, व्यवहारवादी, जो व्यवहारवादी आलोचक हैं, जो बिहेवियरल क्रिटिक्स हैं, द बिहेवियरल क्रिटिक्स ऑफ मैक्स वेबर्स मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जैसे कि आप जानते हैं मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत है, वो नौकरशाही के विषय में बात करते हैं, ठीक है। तो इनके इस सिद्धांत की जो है अलग अलग विचारकों ने क्या की है, आलोचना किया। ये आलोचक हैं रॉबर्ट मर्टन, एम क्रोजियर, कार्ल डायस और फ्रेडरिक्स। लेकिन देखिए यहाँ पे चार थिंकर्स के नाम दिए गए हैं, तो आपको ऐसे विचारक को, ऐसे थिंकर को जो है, ऐसे क्रिटिक को, ऐसे आलोचक को का चयन करना है जो क्या हो कि जो है व्यवहारवादी हो। आलोचनाएं तो सबने की हैं, फ्रेडरिक्स ने भी की है, भी आगे के जो क्वेश्चन में आप देखेंगे कि किसने किस तरह की आलोचना की है। फ्रेडरिक्स ने भी क्रिटिसाइज किया है, रॉबर्ट मार्टिन ने भी क्रिटिसाइज किया है, एम क्रोजियर ने भी किया है, कार्ल डायस ने भी किया है। लेकिन हमें सिर्फ उन्हीं को का चयन करना, उन्हीं को सिलेक्ट करना है जो व्यवहारवादी हों। तो यहाँ पे एम क्रोजियर जो है एक विचारक हैं, ये कहते हैं कि नौकरशाही एक ऐसी संस्था है जो अपनी पुरानी गलतियों से, जो उनकी भूल हैं, जो मिस्टेक्स वो करती है उससे सीखती नहीं है। क्यों? क्योंकि आमतौर पे जो नौकरशाही है वो क्या करती है, वो नियम और प्रक्रियाओं में उलझी रहती है, और जो है उसका फोकस इफिशियंसी पे, दक्षता पे नहीं होता। मतलब ये कि वो एक निश्चित समय के अंदर किसी कार्य को पूरा करने पे जो है इतना ध्यान नहीं देती है, टाइम को लेकर के उतना कह सकते हैं कि सीरियस नहीं है, बल्कि सिर्फ वो इस बात पे फोकस करती है कि जो नियम और प्रक्रियाएं हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, उसका अनुसरण किया जा रहा है कि नहीं। तो यम क्रोजियर और कार्ल डायस जो एक ऐसे थिंकर्स हैं जो व्यवहारवादी आलोचक हैं, बिहेवियरल क्रिटिक्स हैं। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपने इसमें क्या बारीकी समझी आपने, इसमें क्या कि हमें उन्हीं को सिलेक्ट करना है जो क्या कि जो बिहेवियरल थिंकर हों, मतलब व्यवहारवादी, कह सकते हैं व्यवहारवादी हों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसको प्रश्न में पूछा गया है जहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो सूचियाँ दी गई हैं, दो लिस्ट दी गई हैं, आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। और इसमें पूछा गया है, देखिए कुछ कॉन्सेप्ट है, इससे देखिए डेवलपमेंट ट्रैप की बात हो रही है। सही मायने में जो क्वेश्चन है ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्वेश्चन है। लेकिन
सही मायने में ये जो क्वेश्चन है ये तुलनात्मक जो है राजनीति जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्वेश्चन है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे साथ में रिक्स को भी स्टडी कर रहे हैं, तो रिक्स का एक कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट ट्रैप, मतलब विकास, जिसको जो है हिंदी में हम अगर हिंदी में हम बात करें तो इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विकास का फंदा, मतलब डेवलपमेंट ट्रैप, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट ट्रैप। तो डेवलपमेंट ट्रैप का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है, इसको दिया है फ्रेडरिक्स ने दिया है। और इसी तरह अगर हम बात करें जो है कार्ल डायस की बात करें, जो उनका कम्युनिकेशन थियरी है उसमें वो रिसेप्टर की बात करते हैं। मतलब रिसेप्टर का मतलब क्या, कि जो इन्फॉर्मेशन को, जो सूचना को, जो कम्युनिकेशन को जो है रिसीव करता है। और अगर हम बात करें जो है, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे, और यहाँ पे हम बात करें अगर जो है हंटिंगटन की, हंटिंगटन जो मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकीकरण है, उसको एक ऐसी प्रक्रिया के तौर पे वो परिभाषित करते हैं जो मल्टीफेसेड हो, मतलब क्या कि वो बहुआयामी हो, ठीक है ना। और प्लेटो की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, प्लेटो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, एक मिनट, हम इसको फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है करेंगे, मैच करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखें जो है बात करें रिसेप्टर की, तो जैसा कि रिसेप्टर के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। और रिक्स को हम जानते हैं कि रिक्स का जो है जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलपमेंट ट्रैप का है। और इसी तरह जो है हंटिंगटन ने जो है आधुनिकीकरण की परिभाषा दी है। और प्लेटो की अगर हम बात करें तो आमतौर पे हम प्लेटो को कहाँ पढ़ते हैं, प्लेटो को हम पढ़ते हैं जब हम इल्ट थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो आइडिया ऑफ जो इल्ट थ्योरी जो है, इल्ट थ्योरी, ठीक है ना, जिसको हिंदी में जो है अभिजन सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिजन सिद्धांत कहते हैं। तो इसके विषय में जब हम पढ़ते हैं तो प्लेटो जो है वो कहते हैं कि जो है डेमोक्रेसी को जो है किससे वो मतलब मैच मिलाते हैं, करप्शन से, मशीन पॉलिटिक्स से और एंड गैंगस्टरिज्म से। मतलब क्या है कि लोकतंत्र में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे क्या है कि जो करप्शन है या पॉलिटिक्स, मशीन पॉलिटिक्स है या फिर गैंगस्टरिज्म, यहाँ पे क्या है कि आप देखते हैं कि जो है पॉलिटिशियन और जो गैंगस्टर है उनके बीच में जो है एक तरह का गठजोड़ होता है, एक नेक्सस होता है। एक उनके बीच में क्या होता है कि एक साठ गांठ होती है, नेक्सस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह अगर हम बात करें जो क्वेश्चन जो है दिसंबर 2009 में पूछा गया था कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये विकास प्रशासन है इसके जो है सबसे जो महत्वपूर्ण विचारक हैं, हाईएस्ट प्रीस्ट हैं, वो कौन से हैं। तो डेवलपमेंट, जब भी हम विकास प्रशासन की बात करते हैं, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम बात करते हैं, तो एक थिंकर का नाम आता है जिसका नाम है एडवर्ड वीडनर। तो एडवर्ड वीडनर का जो है काफ़ी कंट्रीब्यूशन है विकास प्रशासन में, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सही मायने में जो है विकासशील देशों का प्रशासन है। इसमें क्या है कि हम विकासशील देशों के एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी करते हैं, खासतौर पे वो देश जो पहले कॉलोनीज थी और 1960 और 1950 और 1960 के दशक में जो देश आज़ाद हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इस और में जो है एडवर्ड वीडनर का नाम नहीं है। और हम जानते हैं, जो हमारी पिछली क्लासेस हुई हैं उसमें हमने जो है क्या किया है कि हमने देखा कि वो कौन कौन से ऐसे थिंकर हैं इसने कंट्रीब्यूट किया। तो फ्रेडरिक्स भी एक ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने जो है विकास प्रशासन यानी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के विकास में जो है कंट्रीब्यूट किया है। उनका एक योगदान रहा है किसमें, विकास प्रशासन में। और इसी तरह फिर हम देखते हैं जून 2010 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। और आप जैसे जानते हैं कि मैक्स वेबर जो है 3 तरह की अथॉरिटी की बात करते हैं। वो करिज्मेटिक अथॉरिटी की बात करते हैं। इसके अलावा जो है वो जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, जो पारंपरिक जो सत्ता है उसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा जो है वो लीगल और रैशनल
मतलब क्या कि मतलब कह सकते हैं कि तार्किक, जिसको हिंदी में कह सकते हैं कि वो तार्किक सत्ता के विषय में बात करते हैं। तो तीन तरह की अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं। तो अपने नौकरशाही के सिद्धांत पे मैक्स वेबर जो है करिश्मेटिक अथॉरिटी के बारे में जो है बात करते हैं, मतलब करिश्माई जिसको कह सकते हैं, जैसे करिश्माई लीडर जैसे कि बात करें, जैसे कि नेहरू की अगर हम बात कर ले या मोदी जी की बात कर ले, तो अपने आप में क्या है कि करिश्मेटिक लीडर है, इनका पूरी पार्टी पे अपना एक कंट्रोल है। तो ये करिश्मेटिक अथॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है, ये मैक्स वेबर का है। और आप जानते हैं 1947 में जो है हर्बर्ट साइमन ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के नाम से एक बुक लिखी थी। और इसी तरह अभी मैंने आपको बताया कि जो एडवर्ड वीडनर हैं उनका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में यानी विकास प्रशासन में काफ़ी योगदान रहा है। और इसी तरह प्रिज्मेटिक सोसाइटी की बात करें, मतलब विकासशील समाज, सही मायने में प्रिज्मेटिक सोसाइटी क्या है, सही मायने में ये विकासशील समाज है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रिज्मेटिक सोसाइटी का, इसको किसने दिया, फ्रेडरिक्स ने दिया। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि ए को हम किससे मैच कर रहे हैं, ए को फोर्थ से मैच कर रहे हैं, बी को हम किससे मैच कर रहे हैं, बी को हम मैच कर रहे हैं थर्ड से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में जो आपके जून 2010 में पूछा गया है, इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी। ये जो बुक है, द बुक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज मतलब विकासशील देशों में प्रशासन, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज मतलब विकासशील देशों में प्रशासन, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी मतलब प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो सिद्धांत है, मतलब ये बुक का एक टाइटल है, एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी। इस बुक को किसने लिखा है, तो इस बुक को जो है फ्रेडरिक्स ने लिखा है। और अगर हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है जितनी भी किताबें लिखी हैं फ्रेडरिक्स ने, उसकी हमने आपके लिए यहाँ पे एक लिस्ट जो है प्रिपेयर की है, और आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें फ्रेडरिक्स ने जितनी भी किताबें लिखी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो एग्जाम में इस बार यहाँ पे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें ये बुक है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, जिसको 1964 में लिखा गया है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो द इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की एक बुक है, इसको 1961 में जो है फ्रेडरिक्स ने लिखा है। और ठीक ठीक इसी तरह से जो फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, तो ये भी बुक जो है फ्रेडरिक्स ने लिखी है। और ये तीनों बुक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों किताबों के बारे में जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसके अलावा जो है प्रिज्मेटिक सोसाइटी के बारे में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो इनका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे विकासशील देशों में प्रशासन कैसे काम करता है, इसके बारे में फ्रेडरिक्स बात करते हैं। तो इसी थियरी को जो है जो इन्होंने 1964 में दिया था, इसको जो है रिवाइज करते हैं 1923 में। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका एक पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लें कि वो कौन कौन सी बुक्स हैं, इसको फ्रेडरिक्स ने लिखा है। एक मिनट में चाहे इसको हटा दे रहा हूँ एनोटेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये जो लेक्चर है इसको हम अपने जो है यूट्यूब चैनल द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स पे अपलोड करेंगे, ताकि ये जो है अगर आपको कभी रिवीजन करना हो, या वो स्टूडेंट जिन्होंने फीस सबमिट की और अभी वो क्लास को किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो वो इसको देख सकें। ऑलराइट गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन जो है दिसंबर 2010 में पूछा गया है, और इस प्रश्न में भी अगर हम बात करें, दिसंबर 2010 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 39, दिसंबर 2010 में हम बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात हो रही है 39 की बात हो रही है, उसको हम जरा देखेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे आपको दो लिस्ट प्रोवाइड की गई है, सूची 1 और सूची 2, ठीक है ना। इसको आपको मैच करना है। सेम क्वेश्चन जो है हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है, इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है कि आपको लिस्ट 1 को क्या है कि लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। तो आप जानते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, जो वैज्ञानिक प्रबंध का जो सिद्धांत है, इसको FW टेलर यानी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने जो है दिया था। सॉरी, एक मिनट, गलत मैच हो गया।
जो फ्रेडरिक विंसलो टेलर हैं, इन्होंने जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है, और हर्बर्ट साइमन ने जो है डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट, मतलब निर्णय निर्माण का जो सिद्धांत है उसके बारे में बात करते हैं। और एल्टन मेयो के बारे में हम जानते हैं, वो हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट की वो बात करते हैं, और इसी एक्सपेरिमेंट से हम देखते हैं कि जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है, जिसको हिंदी में जो है मानव संबंध कहते हैं, मानव संबंध, ठीक है, जो मानव संबंध सिद्धांत है, अगर हम इसकी बात करें तो इसी एक्सपेरिमेंट से जो है एल्टन मेयो का जो है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है डेवलप होती है। और फ्रेडरिक्स को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है इकोलॉजिकल अप्रोच को जो है इन्होंने इस्तेमाल किया है अपने सिद्धांत को देने के लिए। तो इस तरह से जो है इस ऑप्शन की अगर बात करें, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए को मतलब जो है ए को हम पहले से मैच कर रहे हैं, ठीक है ना, बी को फोर्थ से मैच कर रहे हैं, सी को जो है थर्ड से मैच कर रहे हैं, और डी को जो है हम दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो इस तरह से इस ऑप्शन में जो है, इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन जो ए है करेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ भी इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना 39 में वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसे जून 2011 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें जून 2011 में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जून 2011 में क्वेश्चन नंबर 20, अगर हम बात करें जून, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस विद्वान ने नौकरशाही के मैक्स वेबर के मॉडल को विकासशील और परिवर्तित समाजों की प्रशासनिक परिस्थिति की व्याख्या करने के लिए अप्रासंगिक, मतलब इररिलेवेंट और अनुपयुक्त पाने के बाद ऐसे समाजों के अध्ययन के लिए प्रिज्मेटिक और साला मॉडल विकसित किए हैं। अगर इस क्वेश्चन को इंग्लिश में बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पूछा जाता है द स्कॉलर, मतलब वह विचारक, वह कह सकते हैं स्कॉलर, हु आफ्टर फाइंडिंग मैक्स वेबर मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो मैक्स वेबर का मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, इरिलेवेंट मतलब क्या कि वो बेकार है, इरिलेवेंट अप्रासंगिक है, और इनएप्रोप्रिएट है मतलब अनुपयुक्त है, फॉर एक्सप्लेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इकोलॉजी ऑफ डेवलपिंग ट्रांजिशनल सोसाइटी। मतलब ये कह रहे हैं कि ये वो कौन सा ऐसा थिंकर है जिसने मैक्स वेबर का जो नौकरशाही का जो सिद्धांत है, जो ब्यूरोक्रेसी का जो उनका मॉडल है, और उसके बारे में ये कहा कि ये अपने आप में इरिलीवेंट है, अप्रासंगिक है और अनुपयुक्त है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से जो है, जो विकासशील देश हैं या फिर जो विकास की तरफ आगे अग्रसर हैं, ट्रांजिशनल जो सोसाइटीज़ हैं, उनके प्रशासन को समझने के लिए जो है ये मैक्स वेबर का जो मॉडल है, ये जो है अप्रोप्रिएट नहीं है। और उसके एक विकल्प के तौर पे जो है, जिन्होंने जो है प्रिज्मेटिक और साला मॉडल जो है डेवलप किया है, तो वो कौन सा थिंकर है? वो फ्रेडरिक्स है, जिन्होंने जो है एक बुक लिखी है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। इसमें जो है उन्होंने जो है प्रिज्मेटिक मॉडल के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में जो है कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो है ना यहाँ पे ऑप्शन सी जो है फ्रेडरिक्स वाला जो ऑप्शन है, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जून 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक्चुअली देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसमें एग्जामिनर थोड़ी गहराई में जाकर के क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि अगर आप देखेंगे जो फ्रेडरिक्स का जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो 3 तरह के समाजों की बात करते हैं। एक फ्यूज्ड, मतलब ये अपने आप में क्या है कि ये अपने आप में पारंपरिक समाज हैं। कैसे समाज हैं? पारंपरिक समाज हैं यहाँ पे। और दूसरा क्या है कि ये प्रिज्मेटिक, कौन सी सोसाइटी है? प्रिज्मेटिक। तो ये जो पारंपरिक समाज है ना, ये क्या है कि अभी ये, जिसे पारंपरिक जो समाज हैं, ये पिछड़े हुए समाज हैं, अल्प मतलब कह सकते हैं अविकसित हैं। और प्रिज्मेटिक सोसाइटी है क्या कि ये जो है ये क्या है, विकासशील है। ये क्या कि ये विकास कर रही है, धीरे धीरे अपने वहाँ पे चेंजेस लेकर के आ रहे हैं।
ये विकासशील हैं। और तीसरा है इसको वो डिफ्रैक्टेड कहते हैं। थोड़ा सा इनको तीनों को ही आप पहले समझे तभी इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। डिफ्रैक्टेड मतलब इसको हम कह सकते हैं जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके बारे में, जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं उनके बारे में। तो फ्यूज्ड का मतलब क्या कि ये पारंपरिक समाज है। यहाँ पे क्योंकि आमतौर पे क्या है कि ये जो समाज हैं, यहाँ पे कबीले होते हैं, जो ट्राइब्स होते हैं, या फिर किसी एक राजा का शासन होता है। तो चूंकि ये पारंपरिक समाज है, यहाँ पे जो है मूल्य जो है जो लोगों के ऊपर में जो है आरोपित कर दिए गए हैं कि आप सोसाइटी के, समाज के इस वर्ग से आप बिलोंग करते हैं और आपको इस तरह के काम करने की आपको अनुमति है। मतलब क्या कि यहाँ पे सोसाइटी कह सकते हैं कि अपने आप में क्या कि कंजर्वेटिव है, ठीक है ना। और एक ही जो राजा है या कबीले का जो सरदार है वो सारे काम को जो परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो कानून बनाने का काम कर रहा है, वो कानून को जो है लागू करने का काम कर रहा है। यदि कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसमें जो है वो न्याय देने का काम कर रहा है। मतलब ओवरऑल वहाँ का जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी एक राजा, किसी एक किंग के बारे में, या जो है जो एक कबीले का जो सरदार है उसके जो है अंडर में है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी अपने आप में क्या है कि ये विकासशील समाज है। मतलब क्या है कि ये पहले ये पारंपरिक समाज थे और फिर धीरे धीरे जिन्होंने अपना विकास करना शुरू किया, और अल्टीमेटली इनका एक उद्देश्य है कि ये विकसित समाज बन जाए। जैसे कि हम हमारा आप देखें, अगर हम सोमालिया, युगांडा की बात करें, ठीक है ना, हैती की बात करें, तो ये सब बहुत ही जो है पिछड़े हुए देश हैं, पिछड़े हुए समाज हैं। और भारत की हम बात करें, ब्राज़ील की बात करें, या चाइना की बात करें, तो ये ऐसे समाज हैं जो विकासशील हैं और उनका ये उद्देश्य है कि हम आगे चल के जो है विकसित बन जाएं। और अगर हम ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें, जापान की बात करें, तो ये ऐसे समाज हैं जो क्या है कि ये पूरी तरीके से विकसित हो गए हैं। यहाँ पे अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग संरचनाएं हैं जो अलग अलग काम को जो है पूरा कर रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो फ्यूज्ड सोसाइटी है वो अपने आप में जो है क्या कि पारंपरिक है। पहले क्वेश्चन को समझें। इसमें कहा पूछा जा रहा है, ये जो क्वेश्चन है जून 2012 में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मतलब इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। इसके विषय में रिग्स के बारे में, जो फ्रेडरिक्स हैं, इनको फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो उन्होंने जो अपना प्रिज्मेटिक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया है, तो उसमें जो उन्होंने बातें कही हैं उसके विषय में कौन कौन सी जो जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हैं। तो आपको इस बात पे ध्यान देना कि क्या हमको मतलब सेलेक्ट करना है या एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे चूंकि सही वहाँ पे नॉट करेक्ट की बात हो रही है, सही नहीं है, मतलब इन चारों में से, इन चारों जो जो विकल्प दिए गए हैं हमें इसमें से ये देखना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं जो फ्यूज सोसाइटी हैं ये अपने आप में पारंपरिक होती हैं, बिल्कुल सही बात है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डिफ्रैक्टेड होती हैं। मतलब क्या डिफ्रैक्टेड का मतलब क्या कि ये जो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो विकसित समाज है, क्या है कि ये डिफ्रैक्टेड है। यहाँ पे क्या है कि अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग संरचनाएं हैं जो अलग अलग काम को पूरा कर रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जैसे कि मैंने बताया जो पारंपरिक समाज है उसमें एक ही व्यक्ति जो है सारे काम कर रहा है, कानून बना रहा है, कानून को लागू कर रहा है, न्याय कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें विकासशील जो विकसित समाज हैं, वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे जो है कि जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, उसका अपना एक अलग काम है, वो न्याय देने का काम कर रही है, ठीक है ना। और वहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव है, जो है विधायक। जैसे अब हम अमेरिका की बात कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे तीनों जो चैम्बर्स हैं, लेजिस्लेटिव जो है, जो विधायिका है, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, जो कांग्रेस है, ये कानून बनाने का काम कर रही है। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव है, इसका जो हेड है, जो वहाँ का जो राष्ट्रपति है, जो बाइडेन जैसे कि हैं, तो ये क्या है कि ये अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग संरचनाएं हैं, अलग अलग काम को कर रही हैं, ठीक है ना। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डिफ्रैक्टेड है। मतलब क्या, जो सोसाइटी डिफ्रैक्टेड होती है उसमें हर काम को करने के लिए अलग अलग संस्थाएं होती हैं, अलग अलग संरचनाएं होती हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये कह रही है कि जो एस्क्रिप्टिव वैल्यूज़ हैं, जो आरोपित मूल्य हैं, आर फाउंड इन डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज़। तो ये कह रहे हैं कि जो विकसित जो समाज होते हैं उनमें जो मूल्य जो पाए जाते हैं वो आरोपित होते हैं। यहाँ पे जो मूल्य है आरोपित नहीं होते, बल्कि यहाँ के जो मूल्य हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, ये अपने आप में यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि आप जो है
आप जो हैं फॉर एग्जांपल आप दलित हैं या माइनॉरिटी हैं, आप हरिजन हैं, शूद्र हैं, तो आप इस काम को कर सकते हैं, इस काम को नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मूल्य आरोपित नहीं है, बल्कि क्या पे कि जहाँ पे यूनिवर्सल क्या कि यूनिवर्सल यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, सार्वभौमिक मूल्य हैं, यहाँ पे विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। हर कोई अपनी पसंद के हिसाब से किसी व्यवसाय को, किसी काम को करने के लिए फ्री है। और ये फिर क्या करें कि जो ट्रेडिशनल जो सोसाइटीज़ हैं हैव एस्क्रिप्टिव वैल्यूज, इनके ऊपर जो मूल्य हैं वो आरोपित किए गए हैं, मतलब ये ऊपर से लादे गए हैं, थोपे गए हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये जो जितने भी पारंपरिक समाज होते हैं उनमें जो मूल्य हैं वो सही मायने में क्या है कि वो आरोपित होते हैं। पारंपरिक जो समाज होते हैं उनके अपने खुद के कोई मूल्य नहीं होते, बल्कि जो शासक वर्ग होता है उनके ऊपर मूल्यों को जो है वो आरोपित करता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रेडरिक हर थोड़ा सा हम तेज चलेंगे ताकि जल्दी से हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा कर लें, ठीक है ना। और ये क्लास को हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, इन केस अगर आप किसी वजह से जो है क्लास को मिस कर रहे हैं तो जो है आप जो है बाद में इसको देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ में आज की क्लास में इस सारे क्वेश्चन को हम पूरा करेंगे आज ही, और थोड़ा सा हम तेज़ी से चलेंगे ताकि जो है अगले 13 मिनट्स में या 15-20 मिनट में क्वेश्चन को हम सब फिनिश कर लेंगे। तो जैसे कि आप जब थियरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप, जब आप थियरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। मोटिवेशन मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे मनोबल या प्रेरणा की आप बात कर सकते हैं, पढ़ेंगे। तो वहाँ पे दो थिंकर्स आते हैं, एक तो अब्राहम मैस्लो की बात होती है और एक फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग की। ये दो थिंकर्स हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं थियरी ऑफ मोटिवेशन में। जैसे कि मनोबल जो है, जो प्रेरणा है, वो भी अपने आप में प्रशासन में बहुत मायने रखती है। जैसे कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, जो प्रशासक है, अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो कैसे वो किसी काम को ठीक तरीके से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर स्किल बहुत हो, टैलेंट बहुत हो, लेकिन अगर उसके अंदर मोटिवेशन ही ना हो तो कैसे किसी काम को पूरा करेगा। तो यहाँ पे जो अब्राहम मैस्लो हैं वो हायरार्की ऑफ नीड्स के का जो कॉन्सेप्ट है ये इनका कॉन्सेप्ट है। और क्लेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये फ्रेडरिक्स का कॉन्सेप्ट है। मैं अभी इस क्लास के बाद में जो है जो हिंदी और इंग्लिश में जो नोट्स है मेरे पास में वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा और आप ये इस वीडियो को फिर बाद में रिवीजन के लिए आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, तो वहाँ से जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। और इसी तरह से आप देखें, जब फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग हैं, जब अपने मोटिवेशन के थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की जब वो बात करते हैं तो मोटिवेटर और हाइजीन की बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है उनका, एक अप्रोच है, इसका नाम है मोटिवेटर हाइजीन अप्रोच। वो इसको इस्तेमाल करते हैं अपने सिद्धांत को उसको एक्सप्लेन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए। और जो पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है जो है मैरी पार्कर फॉलेट, एमपी फॉलेट का ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते, दिसंबर 2012 में पूछा गया है। देखिए कलेक्ट, ये देखिए अब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, क्वेश्चन क्या होते हैं, रिवाइज होते हैं। और लेकिन क्या है कि जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, जो उसका रूप है, उसको चेंज कर देता है एग्जामिनर, और कभी कभी जो है गहराई में जाकर के बात करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कलेक्ट जो है, कलेक्ट के बारे में बात की जा रही है। तो ये कलेक्ट क्या चीज़ है, पहले आप ये समझें। जैसे कि समाज जो है, जैसे कि अब जो फ्रेडरिक्स का जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जिसको कह सकते हैं संक्रमणकालीन या विकासशील जो समाज हैं, जब उनका वो अध्ययन करते हैं तो वो कुछ अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो क्लेट जिसे जैसे कि जब वो नौकरशाही के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के बारे में जब वो बात करते हैं तो एक वो टर्म इस्तेमाल करते हैं साला, मतलब ब्यूरोक्रेसी के लिए वो क्या इस्तेमाल करते हैं, साला वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो है फ्रेडरिक्स जब सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो वो किसके बारे में बात करते हैं, क्लेक्ट के बारे में बात करते हैं। क्लेक्ट एक्चुअली दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, किससे, एक तो क्लब और प्लस सेक्ट। अब जैसे कि यहाँ से देखें, यहाँ से सी को कॉमन लिया गया है और यहाँ से ई सी टी, ये जो वर्ड है इसको कॉमन लिया गया है और इसी को कलेक्ट बनाया गया है। तो ये क्या कि एक सामाजिक व्यवस्था, मतलब यहाँ पे क्या कि ये एक ऐसा वर्ग है जो समाज में जो है काफ़ी प्रभावशाली है और ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी में जो है
विकासशील समाज में किसका निर्माण करता है? सामाजिक व्यवस्था का। ये अपने आप में एक सब सिस्टम है। जैसे सोसाइटी है, ठीक है ना, तो सोसाइटी के अंदर क्या है कि वहाँ पे जो है सोसाइटी के अंदर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे पॉलिटिक्स है, वहाँ पे इकोनॉमिक्स है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये अपने आप में क्या है कि एक समूह है, क्या है, एक कह सकते हैं कि अपने आप में कि एक क्या की उपव्यवस्था है, सामाजिक समूह है जो क्लब और सेक्ट से मिलकर के बना हुआ है। ऑलराइट गाइस, तो ये क्या है? एक सोशल सिस्टम है, सामाजिक व्यवस्था है, मतलब कलेक्ट क्या है? सब सिस्टम है किसका? सोशल सिस्टम का। ऑलराइट, और फिर यहाँ पे देखें डेवलपमेंट ट्रैप के बारे में यहाँ पे बात की, जिससे डेवलपमेंट ट्रैप के बारे में हमने पहले भी बात की। आइए समझते हैं डेवलपमेंट ट्रैप क्या चीज़ है। जैसे कि एक तरफ क्या किसी के मान लीजिए हम 3 स्टेज दे सकते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मतलब क्या कि एकदम जो कह सकते हैं कि बिल्कुल पिछड़े हुए जो देश हैं वो हैं, और दूसरा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, मतलब क्या मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ जो अभी विकास कर रही हैं, और तीसरा जो है डेवलप, जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे समझ लो कि हम यहाँ पे अमेरिका को रख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हमने अमेरिका को रख दिया, यहाँ पे हमने इंडिया को रख दिया, और यहाँ पे हमने समझ लीजिए, ठीक है, हमने यहाँ पे सोमालिया को रख दिया। सोमालिया, युगांडा, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, जिबूती है, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ये पिछड़े हुए देश हैं। तो इसमें क्या है कि हर एक, जैसे जब ये देश आज़ाद हुए, चाहे हम इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की, यहाँ पे इंडिया या पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो पहले क्या था कि अब ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने विकास का एक पैटर्न अपनाया कि हमें क्या करना है, कि हमें विकसित होना किस तरह से होना है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन विकसित हैं, इसी तरह से हमको विकसित होना है। और इन्होंने क्या किया कि जब ये आज़ाद हो गए, ये कंट्रीज, चाहे इंडिया की हम बात करें, सोमालिया, युगांडा, जो भी कंट्रीज़ हैं, ये सब जब ये आज़ाद हो गए तो इन्होंने इसी पैटर्न को, विकास के इसी पैटर्न को फॉलो किया। तो विकास की जब हम बात करते हैं तो आप देखते हैं, जब भी आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो 3 शब्दों की आप बात करते हैं। कौन कौन सी बात करते हैं आप? समता की, यानी इक्वलिटी के बारे में आप बात करते हैं, ठीक है, आप समता की बात करते हैं, आप क्षमता की बात करते हैं, मतलब कैपेसिटी के बारे में आप बात करते हैं, और तीसरा विभेदीकरण, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, विभेदीकरण। तो समता और क्षमता आमतौर पे जो है, जब कोई भी समाज विकसित होता, मतलब विकास करता है, विकास के पथ पे अग्रसर होता है, तो वो अपने नागरिकों को क्या करता है कि कहता है कि जितने भी नागरिक हैं वो समान हैं हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि, और उसके लिए क्या करना है कि उस कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरीके से चले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो कंट्री अपनी जो है कैपेसिटी को जो है बिल्ड करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली के जो सीएम हैं केजरीवाल, अगर वो कहते हैं कि हमारे लिए जो है जितने भी महिलाएं हैं वो समान हैं, और सबको हम क्या करेंगे, बसों में फ्री यात्रा हम जो है उनको करने देंगे। तो क्या है कि एक तरफ वो इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, औरतों की समानता के बारे में बात कर रहे हैं, और साथ ही में उनको ट्रांसपोर्टेशन के साधन देने की बात की जा रहे हैं, और अपने आप में ये भी एक डेवलपमेंट है, अपने आप में एक विकास है। तो अगर आप समता यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, सारी औरतों को अलाउ कर रहे हैं कि आप बस में फ्री में जो है आप ट्रैवल करें, या वो जो उनका मोहल्ला क्लिनिक है वो कहते हैं कि आप यहाँ पे जो है आपका जो जो हेल्थ है, उसको हेल्थ फैसिलिटी जो है आपको जो है यहाँ पे जो है मेडिसिन आपको फ्री में मिलेंगी, यहाँ पे आपका इलाज फ्री में होगा मोहल्ला क्लिनिक में। तो अगर समता पे आप फोकस कर रहे हैं तो साथ ही साथ में क्षमता पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप बस की बात कर रहे हैं, जिससे जिससे आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको बसों की संख्याओं को बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ पे आप, अगर मान लीजिए आप 500 बस चला रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको अब 1000 बस चलाने पड़ेंगे, ताकि आप चीज़ों को ठीक तरीके से मैनेज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि आप लोगों को जो है हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे,
तो जहाँ पे आपके पास में जो है सपोज कि 500 हॉस्पिटल हैं, 500 डॉक्टर हैं, तो आपको वहाँ पे क्या कि एक आपको 1000 हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे और जो डॉक्टर्स की संख्या है उसको बढ़ानी पड़ेगी। आमतौर पे क्या होता है, जो विकासशील देश होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं कि वो इक्वालिटी की तो बात करते हैं, लेकिन जो है अपनी क्षमताओं का जो है वो विकास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये गरीब है, इनके पास जो है मनी जो है पर्याप्त मात्रा में जो है जो धन है वो पर्याप्त मात्रा में इनके पास में नहीं है। तो इस तरह एक तरफ क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें, राजनीतिक सहभागिता के बारे में बात करें, मतलब हम ये करें कि हर एक नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी मांगों को जो है जनता के पब्लिक के मतलब गवर्नमेंट के सामने रखने का अधिकार है, और लोग पार्टिसिपेट करें एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आप पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, सहभागिता के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए आप अलाउ कर रहे हैं, तो आपको ऐसी संस्थाएं बनानी पड़ेंगी, ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे जहाँ पे जो लोग हैं वो आके इस तरह की ट्रेनिंग ले सकें कि कैसे जो है आपको अपने राइट्स को, अपने अधिकार को कैसे इस्तेमाल करना है। नहीं तो फिर ये जो सहभागिता है ना, ये अपने आप में किस में बदल जाएगी, स्टैम्पीड में, ये भगदड़ में बदल जाएगी, अव्यवस्था में बदल जाएगी। तो विकासशील देशों में क्या कि वो समता की तो बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन क्षमता की बात नहीं कर पाते हैं। और इसी को जो है, इसी टर्म को जो है फ्रेडरिक्स क्या बोलते हैं कि ये अपने आप में क्या है, ये डेवलपमेंट ट्रैप है। क्या है अपने आप में, ये डेवलपमेंट ट्रैप है। क्या है, ये एक अपने आप में फंदा है। कौन सा है फंदा है? विकास का फंदा है, ठीक है ना, ये अपने आप में क्या है, विकास का फंदा है। और इसी में जो आप देखें ज़्यादातर तो देश जो है फंस के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में साधन नहीं है, उसका अभाव है, ठीक है। जो डेवलपमेंट ट्रैप का जो कॉन्सेप्ट है, सही मायने में क्या है कि ये अपने आप में लैक ऑफ बैलेंस है, बैलेंस के संतुलन की कमी है। किसके बीच में? क्षमता के, समानता के बीच में और क्षमता के बीच में। समता और क्षमता के बीच में जब अभाव होता है तो वही क्या बन जाता है, डेवलपमेंट ट्रैप बनता है, ठीक है। तो इस बात को ख्याल रखिएगा, डेवलपमेंट ट्रैप से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये फ्रेडरिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज कॉल्ड मैक्स वेबर आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी अनसुटेबल फॉर डेवलपिंग सोसाइटीज। तब निम्नलिखित में से किसने कहा है कि ये जो मैक्स वेबर का जो थ्योरी ऑफ जो ब्यूरोक्रेसी का जो सिद्धांत है मैक्स वेबर का, ये अपने आप में क्या है, सुटेबल नहीं है, उपयुक्त नहीं है। किसके अध्ययन के लिए? जो विकासशील समाज है उनके अध्ययन के लिए। तो फ्रेडरिक्स जो है अपने थ्योरी ऑफ मतलब जो उनका जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है उसमें वो बताते हैं कि ये जो मैक्स वेबर का मॉडल है, इसके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आप किसकी, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसी को स्टडी कर सकते हैं। किससे? मैक्स वेबर के मॉडल से। जो विकासशील देश हैं उनके मॉडल को समझने के लिए आपको प्रिज्मेटिक जो मॉडल है उसको पढ़ने की ज़रूरत है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग इम्फेसाइज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज एन अप्रोच। निम्नलिखित में से किसने जो है विकासशील प्रशासन को एक उपागम के तौर पे जो है इस्तेमाल किया और उस पर जोर दिया है? तो ये सारे थिंकर्स हैं। फ्रेडरिक्स की बात करें, फेंसॉट की बात कर लें, मार्ले फेंसॉट, एडवर्ड वीडनर, फेरल हैडी, ये सारे थिंकर्स इन्होंने विकास प्रशासन में योगदान दिया है। देखिए विकास प्रशासन जो है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, और कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पब्लिक एड, ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से ये दोनों जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? क्यों? क्योंकि ये दोनों विकासशील देशों के प्रशासन की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अंतर ये है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन में दो कंट्रीज को हम स्टडी करते हैं कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से, और जो विकास प्रशासन है सिर्फ हमें किसी एक कंट्री को या किसी एक सोसाइटी की स्टडी करते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि दिसंबर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इसकी हम बात करें यहाँ पे, इसमें बात की गई है, एक मिनट, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेक्शन विच रिप्लेस्ड कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। तो ये कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जो ग्रुप है, जो तुलनात्मक प्रशासनिक समूह है, ठीक है ना, जिसको हिंदी में कह सकते हैं कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन या प्रशासनिक, और ग्रुप का मतलब समूह। तो जो तुलनात्मक जो है प्रशासनिक जो ये जो समूह है, ठीक है, ये 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था।
और 1960 1971 के आसपास में इसका जो है विघटन हो जाता है, इसका डिक्लाइन होता है और उसका स्थान जो है ये सीका लेता है। कौन सा? सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो नोट्स हैं हमारे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं, इसको आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी कि कैसे जो है तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास हुआ, उसमें कौन कौन सी संस्थाएं थी जिसमें योगदान दिया। जैसे कि ये जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है, ये 1960 में बना था और 1960 से लेकर के, कब से? 1960 से 1970 तक के बीच में जो रिग्स हैं, फ्रेडरिक्स, इसके चेयरमैन थे। क्या थे? इसके चेयरमैन थे, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। सेक्शन ऑन इंटरनेशनल कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शन ऑन इंटरनेशनल कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का स्थान लिया। और फिर से आप देखें, फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि लैक ऑफ बैलेंस, ये जो लैक ऑफ बैलेंस है, जो संतुलन का अभाव है, किसके बीच में? इक्वालिटी के बीच में और कैपेसिटी के बीच में, मतलब समता और क्षमता, ठीक है ना, इनके बीच में जो असंतुलन है, क्या है? असंतुलन है, जो लैक ऑफ बैलेंस है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेवलपमेंट ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेवलपमेंट ट्रैप, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विकास का फंदा। क्या बोलते हैं? विकास का फंदा। हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं लेकिन चीज़ों को बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रहे हैं। और फिर आप देखें, यहाँ पे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इन द लिस्ट ऑफ फंक्शनल रिक्विजिट फॉर एनी सोसाइटी गिवन बाय फ्रेडरिक्स। इसे जब जो है आप देखें, जो फ्रेडरिक्स अपनी थ्योरी को जो है, अपनी प्रिज्मेटिक जो उनका सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी की जब ये बात करते हैं तो इसको, इस थ्योरी को जो है, थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी को प्रपोज करने के लिए वो SAP सॉरी स्ट्रक्चरल सॉरी SFA मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, इसका ये इस्तेमाल करते हैं। कौन करते हैं? जिसे ये कौन करते हैं? फ्रेडरिक्स करते हैं। और आप देखें, तुलनात्मक राजनीति की बात करें तो आपने जो है नाम सुना होगा किसका? गैब्रियल आलमंड का नाम सुना होगा। ये भी संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम की बात करते हैं। और आपने देखा होगा इनका जो सिद्धांत है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, इसमें जो सिस्टम के बारे में बात होती है, सिस्टम का क्या क्या काम है और कौन कौन सी संरचनाएं हैं जो अलग अलग काम को करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कानून बनाने का काम जो है, कानून बनाने का काम कौन करता है? विधायिका करती है। कानून को लागू करने का काम कौन करता है? जो एग्जीक्यूटिव वो करती है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कौन? न्यायपालिका है जो अधीन निर्णय करती है। तो रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन और रूल एजुकेशन, ये तीन काम अलग अलग संस्थाएं करती हैं। तो तीन तीन अलग अलग काम हैं और तीन अलग अलग संस्थाएं हैं। तो इसी तरह जो है फ्रेडरिक्स कहते हैं कि समाज में अलग अलग संरचनाएं होती हैं और हर एक समाज कुछ खास काम को करता है। और यहाँ पे ये जो उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की है वो 5 तरह के फंक्शन की बात करते हैं। कितने फंक्शन की बात करते हैं? 5 फंक्शन की बात करते हैं, 5 तरह के कार्यों की बात करते हैं, 5 कार्य की बात करते हैं। वो 5 कार्य कौन कौन से हैं? आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कम्युनिकेशनल। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव है जो है, ये आपके विकल्प पे नहीं है और इन्होंने 5 फंक्शंस बताए हैं। और वो फंक्शन कौन कौन से हैं आप देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं स्क्रीन पे चीज़ों को रख रहा हूँ कि वो 5 फंक्शन कौन कौन से हैं, ताकि जो है आप जो है इस चीज़ों को अच्छी तरीके से मेमोराइज़ कर सकें, उसको याद कर सकें, या अपने जो आपके जो नोट्स हैं उसमें चीज़ों को आप ऐड ऑन कर सकें। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक मिनट, हमने पूरी एक लिस्ट
जो है बनाई है, जिसमें आप देखें जब यहाँ पे देखिए 5 फंक्शन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे 5 फंक्शन के बारे में बात हो रही है। वो कौन कौन से हैं? पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक हैं, सोशल हैं, सिंबॉलिक और कम्युनिकेशनल हैं। ये सारे 5 फंक्शन हैं, 5 कार्य हैं जो किसी समाज के जरिए से काम किया जाता है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है वो नहीं कर है, ठीक है ना। जो लिस्ट उन्होंने जो 5 काम बताए जिसके किसी समाज के जरिए से किए जाते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इकोनॉमिक है, यहाँ पे पॉलिटिकल है, यहाँ पे कम्युनिकेशन है, लेकिन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है उनकी जो उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, फिर यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन हमने वैसे पिछली क्लास में करवा दिया था, और यहाँ पे आप देखें एक हमने लिस्ट, इसमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2 करेक्ट, और यहाँ पे आप देखते हैं कि मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को जो है ऐड ऑन कर दिया है। जैसे कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव फरल हैडी ने लिखा है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट बैरी बेंटी ने लिखा है, राल्फ बैरी बेंटी जिनको कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट जोसेफ ला पलेम्बोरा ने लिखा है, और फ्रंटियर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कि आप देख रहे हैं इसको फ्रेडरिक्सन लिखा है। जो भी हमने आपको लिस्ट प्रोवाइड की है उसमें ये जो है ये बुक है। तो ये तो ठीक है, चलिए ठीक है, बाकी इनको आप करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। इसे दिसंबर 2015 में जो है पूछा गया है, और इसमें पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिमेन्ड द चेयरमैन ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप इन द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका फॉर 10 ईयर। तो अभी मैंने आपको बताया कि फ्रेडरिक्स हैं, ये जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, तुलनात्मक प्रशासनिक समूह, ठीक है ना, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, इसको 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो समूह है इसका काफ़ी योगदान है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रोथ में, उसके विकास में। और शुरुआती दौर में जो फ्रेडरिक्स हैं, ठीक है ना, इनको 10 साल के लिए जो है चेयरमैन रहे हैं ये इस समूह के, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टाइपिंग एरर है, यहाँ पे ऑप्शन 3 जो फ्रेडरिक्स है वो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन। फिर यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है जो रिक्स का एग्रीगेरिया मतलब कृषि का मॉडल है। देखिए प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो उनका जो कॉन्सेप्ट है प्रिज्मेटिक सोसाइटी का, ठीक है ना, प्रिज्मेटिक सोसाइटी का, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को देने से पहले जो है फ्रेडरिक्स ने क्या किया था कि एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल, ठीक है, एग्रेरिया और इंडस्ट्रिया मॉडल को जो है उन्होंने प्रपोज किया था, ठीक है। और इस मॉडल में जो है उन्होंने क्या किया था, इस मॉडल में उन्होंने जो कृषि प्रधान समाज है जिसको वो एग्रेरिया कहते हैं मतलब कृषि प्रधान समाज, और जो उद्योग प्रधान समाज है जिसको वो इंडस्ट्रिया कहते हैं, तो 2 तरह के समाजों के बारे में बात की थी। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रिक्स का जो एग्रेरिया मॉडल है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो ये जो एग्रेरिया जो मॉडल है जो कृषि प्रधान समाज है अपने आप में एक कैसा समाज है, एक पारंपरिक क्या कह सकते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी है। और इसका जो गठन है ऑर्गेनाइजेशन है वो किस आधार पे हो रहा है, वो क्लैन पे जो है, जो आपका वंश है उसके आधार पे हो रहा है, क्लैन बेस्ड है ये। और यहाँ पे जो वैल्यू हैं वो ये अपने आप में कैसे कम्युनलिस्टिक वैल्यू हैं, मतलब हर एक जो कह सकते हैं संप्रदाय है जो समूह है वो अपने मूल्यों को मानता है। और अथॉरिटी जो कि अगर बात करें सत्ता की बात करें जो है वो अपने आप में क्या है कि डिवाइन अथॉरिटी है। यहाँ पे जो सोर्स है जो जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जो कबीला है या जो समाज है पारंपरिक समाज है, यहाँ का जो शासक होगा वो अथॉरिटी को किससे ऑब्टेन कर रहा है, किसी देवी देवता से जो है ऑब्टेन कर रहा है। जैसे कि आपने देखे हैं आप शुरुआती दौर में जब राज की उत्पत्ति के आप सिद्धांत पढ़ते हैं तो वहाँ पे दैवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, डिवाइन जो थियोरी है उसको आप पढ़ते हैं। तो आमतौर पे ये जो पारंपरिक समाज है जो कृषि प्रधान समाज हैं वो क्लैन बेस्ड होते हैं। मतलब क्या कि जो जो कह सकते हैं जो वहाँ के इस जो
इसको इन शॉर्ट आप रक्त संबंध भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये रक्त संबंध पे आधारित ये संगठन है, इनके अपने वैल्यूज़ हैं, इनको सत्ता कहाँ से मिलती है, किसी डिवाइन अथॉरिटी से। और ये अपने आप में यहाँ पे अगर आप बात करें कि जो इम्पर्सनल ह्यूमन एक्शन की बात हो रही है, ये इसके फीचर्स नहीं हैं, ठीक है ना। ये पारंपरिक समाज के ये विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी एंड सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे जुलाई 2016 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा रहा है, मैक्स वेबर की यहाँ पे बात हो रही है और फ्रेडरिक्स की बात हो रही है। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, कॉमनैलिटी बिटवीन देम। यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है, मैक्स वेबर एंड फ्रेडरिक्स हैव ए कॉमनैलिटी बिटवीन देम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो देखिए ये जो थिंकर्स हैं, चाहे वो मैक्स वेबर हों या फिर फ्रेडरिक्स हों, ये थिंकर क्या हैं कि इन्होंने जो है क्या किया है कि अपने अपने जो, जैसे कि आप देखें जो फ्रेडरिक्स हैं वो विकासशील देशों में जो है बात करते हैं प्रशासन की कैसे काम करता है, और रिक्स का जो मॉडल है वो जो कह सकते हैं कि जो विकसित जो समाज हैं, जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, बेसिकली उनके लिए उसको फ्रेम किया गया है। तो ये अपने अपने इन्वायरमेंटल सेटिंग में, अपने अपने परिवेश में जो है अपने अपने समाजों के लिए जो है, जैसे कि जो मैक्स वेबर का जो मॉडल है, ख़ास तौर पे ये जो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके स्टडी के लिए बनाया गया है। तो ये सही मायने में जो विकसित समाज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके इन्वायरमेंटल सेटिंग को ध्यान में रख कर के डेवलप किया गया है। और रिक्स का जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ जो विकासशील देश हैं उनकी उनके परिवेश को, उनकी इकोलॉजी को, उनकी इन्वायरमेंटल सेटिंग को ध्यान में रख कर के बनाया गया है। तो ये चीज़ें इन दोनों में कॉमन है। और यहाँ पे देखिए 2009 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे क्या क्या करना है कि जितने भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स को आप देख रहे हैं, जो प्रशासनिक विचारक इनको देख रहे हैं, इनको कालक्रम के अनुसार, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको जो है कालक्रम के अनुसार आपको जो है क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है, कालक्रम, ठीक है ना। तो विलोबी की हम बात करते हैं, एमपी फॉलेट की बात करते हैं, फ्रेडरिक्स। तो ये सारे थिंकर्स इन्होंने अपनी अपनी थेरीज को दी हैं। और इसमें जो है सबसे पहले जो आती हैं कौन, एमपी फॉलेट आती हैं, जो है 1933 तक जो है इन्होंने अपनी सारी थेरीज को जो है, जैसे कि अभी आपने देखा जो उनका पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। हाँ, और इसके अलावा और भी जो उनके थियरीज़ हैं, तो ये इन सारे थिंकर्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले एमपी फॉलेट आती है, जिन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज़ दी हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एमपी फॉलेट 1868 से 1833। यहाँ पे एक चीज़ और आप देखिएगा कि हालांकि देखिए विलोबी जो है, इनकी जो जो डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ है वो 1 साल पहले है, लेकिन ये जो है अपनी थियरीज़ को 1960 के आसपास तक जो मतलब अपने लाइफ के जो है लास्ट स्टेज में जो है अपनी थ्योरीज को डेवलप करते हैं और उसको प्रपोज करते हैं। और जो एमपी फॉलेट का जो लाइफ स्पैन है, जो पीरियड है वो कम है, 1868 से 1933 के बीच ही है। और इसी के बीच में उन्होंने अपनी थ्योरीज को प्रपोज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन जो है जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले एमपी फॉलेट आएंगे, उसके बाद जो है विलोबी, और उसके बाद जो है रॉबर्ट डहेल, और फिर सबसे लास्ट में फ्रेडरिक्स के बारे में बात होती है, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। नवंबर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर द क्रिटिक्स, मतलब क्या कि ये आलोचक हैं, किसके आलोचक हैं, द थियोरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मतलब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, मैक्स वेबर के बारे में बात हो रही है। इसके बारे में, मैक्स वेबर के बारे में। तो मैक्स वेबर का जो थियोरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो उनको जो नौकरशाही का जो जो सिद्धांत है उनका, नौकरशाही, इसकी किसने आलोचना की है, इस टालकट पार्सन, ठीक है ना, माइकल क्रोजियर, रॉबर्ट प्रेस्थस, फ्रेडरिक्स। फ्रेडरिक्स के बारे में आपने जाना, उन्होंने बताया कि ये जो मैक्स वेबर का जो मॉडल है वो क्या है कि विकासशील देशों के अध्ययन के लिए पर्याप्त नहीं है। माइकल क्रोजियर कहते हैं कि ये जो मॉडल है नौकरशाही का, ब्यूरोक्रेसी का, मैक्स वेबर का, ये एक ऐसा मतलब एक ऐसी संस्था है या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी गलतियों से, अपनी भूल से कोई सीख नहीं लेता है। और इसी तरह टालगेट पार्सन ने और जो है रॉबर्ट प्रेसस ने
इनकी थ्योरी, इनके विचारों को, जो उनके नौकरशाही का सिद्धांत उसको क्रिटिसाइज किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 ABCD ये करेक्ट हो जाएगा। फिर जून 2020 की बात करें, यहाँ पे बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिज्मेटिक मॉडल ऑफ फ्रेडरिक्स। जो फ्रेडरिक्स का जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी का मॉडल है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे 3 विशेषताएं हैं, फॉर्मलिज्म, हेट्रोजेनिटी और ओवरलैपिंग। ये 3 इसकी विशेषताएं हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे भी जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखें, यहाँ ये चीज़ें आपको देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं। इसको हेट्रोजेनिटी मतलब विषम जातीयता, फॉर्मेलिटी मतलब औपचारिकता, और परस्पर व्याप्ति मतलब ओवरलैपिंग, जिसको आप अगर इंग्लिश वर्जन में अगर आप देखें जिनका प्रिज्मेटिक मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखते हैं हेट्रोजेनिटी मतलब विषमता। मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देखते हैं कि क्या है कि यहाँ पे अलग अलग विचारों और मूल्यों को मानने वाले जो लोग हैं वो एक साथ रह रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग मान्यताएं एक साथ काम कर रही हैं। इसकी अलग अलग मान्यताओं की हम बात करें तो यहाँ पे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म एक साथ चल रहा है। जैसे कि इंडिया के केस में देख सकते हैं, यहाँ पे सोशलिज्म की बात अक्सर होती है। जितने भी जब लोक कल्याण की बात होती है तो अल्टीमेटली सोशलिज्म समाजवाद के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन हम सही मायने में देखें कि हमने भी जो है जो कैपिटलिस्टिक जो मॉडल है डेवलपमेंट का 1990 के आसपास में हम देखते हैं कि हमने भी उसको अपना लिया है। तो अलग अलग जो है यहाँ पे हेट्रोजेनिटी पाई जाती है। और इसमें हम देखते हैं कि औपचारिकता मतलब फॉर्मलिज्म की बात हो रही है, औपचारिकता की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, औपचारिकता के बारे में। यहाँ पे जो जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, जो विकासशील समाज है, यहाँ पे बहुत अधिक औपचारिकता पाई जाती है। लेकिन एक चीज़ हम ये भी देखते हैं कि जो थियोरी और प्रैक्टिस है इसमें बहुत गैप होता है। गैप इन द सेंस कि यहाँ पे नियम और कानूनों की दुहाई दी जाती है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मनमानी तरीके से जो है चीज़ों को जो है अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे थियोरी और प्रैक्टिस में जो है बहुत जो है विरोधाभास है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ओवरलैपिंग की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग इन द सेंस कि यहाँ पे ये जो सोसाइटी है, ठीक है ना, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो हैं, दो अलग जो विरोधाभासी चीज़ें हैं वो एक साथ काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पे अगर बात करें ओवरलैपिंग की बात करें तो यहाँ पे नियम कानून बनाए गए हैं कि जो है इम्पार्शियल तरीके से बिना किसी भेदभाव के जो है नौकरियों में, जॉब्स में जो लोगों का सिलेक्शन होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नेपोटिज्म पाया जाता है, मतलब भाई भतीजावाद पाया जाता है। यहाँ पे जो है करप्शन पाया जाता है, भ्रष्टाचार है। यहाँ पे जो है रिश्वतखोरी, जो है लोग घूस लेकर के जो है ब्राइब लेकर के जो है नौकरियां देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। यहाँ पे नेपोटिज्म को हम देख सकते हैं, यहाँ पे नेपोटिज्म पाया जाता है, भाई भतीजावाद है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सिद्धांत और व्यवहार में, थ्योरी और प्रैक्टिस में बहुत अंतर है। तो ये 3 विशेषताएं हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। कौन कौन सी, हेट्रोजेनिटी जिसको आप विषमता कह सकते हैं, ठीक है ना, मतलब विषम जातीयता। और दूसरा आपका जो है फॉर्मलिज्म मतलब औपचारिकता, जैसा कि आप यहाँ देखते हैं। और तीसरा ओवरलैपिंग मतलब परस्पर व्याप्ति, ठीक है ना, मतलब सिद्धांत। और मतलब यहाँ पे सिद्धांत की बात हो रही है, लेकिन सिद्धांत और व्यवहार में काफ़ी अंतर होगा, ठीक है ना। आपको लगेगा कि जो कोई सिलेक्शन हो रहा है, कोई रिक्रूटमेंट हो रहा है तो एकदम नियम कानून के अंतर्गत हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि एग्ज़ाम के पेपर लीक हो रहे हैं, जो है उसमें भाई भतीजावाद हो रहा है, इंटरव्यू फेयर नहीं हो रहे हैं, लोग अपने कम्युनिटी के लोगों का सिर्फ सिलेक्शन कर रहे हैं, या पैसे लेकर के किसी को भी जॉब दे दे रहे हैं, चाहे वो उस जॉब के लिए एलिजिबल हो या ना हो। और ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जून 2021 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो क्या है, ये जो तुलनात्मक जो है लोक प्रशासन है, तुलनात्मक लोक प्रशासन, इसके फादर मतलब जनक के तौर पे किसको जाना जाता है, ठीक है, पिता के तौर पे किसको जाता है, फ्रेडरिक्स को हम जानते हैं, ठीक है। और जो है 2011 में अगर हम बात करें, 2000 देखिए जो क्वेश्चन जो 2021 में पूछा गया है, और जून 2021 में रिग्स से 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन और रह गया है, बस ये लास्ट क्वेश्चन, इसको एक क्लास को हम फिनिश करेंगे।
तो यहाँ पे आप देखें, आपको यहाँ क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। जैसे कि आप देखते हैं अभी ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जैसे कि आप देखते हैं जो डिसीजन मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको हर्बर्ट साइमन ने दिया था। इकोलॉजिकल अप्रोच का किससे कनेक्टेड है, वो एसोसिएटेड है फ्रेडरिक से। जो नवीन लोक प्रशासन का जो सिद्धांत है 1968 में जो है मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस होता है 1968 में, और इसके जो चेयरमैन हो कौन होते हैं, वाल्डो ड्वाइट वाल्डो इसके चेयरमैन होते हैं। और इसी कॉन्फ्रेंस से ही हम कह सकते हैं कि नवीन जो लोक प्रशासन है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी नवीन लोक प्रशासन, इसकी यहाँ से शुरुआत होती है। और इसके बाद में हम देखते हैं 1971 में 1971 में जो है फ्रैंक मैरिनी जो है एक किताब लिखते हैं, फ्रैंक मैरिनी, ठीक है ना, जिसका नाम होता है टूवर्ड्स, आप नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, टूवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। ये नवीन लोक प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसको फ्रैंक मैरिनी ने लिखा 1971 में, ठीक है। तो यहाँ से जो है विकास प्रशासन की जो है नवीन लोक प्रशासन की जो शुरुआत होती है। और आप जानते हैं विकास प्रशासन का कि जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर है वो कौन से हैं, एडवर्ड विडनर, जो कहते हैं कि ये अपने आप में क्या है कि ये जो है एक्शन ओरिएंटेड, क्या है, एक्शन ओरिएंटेड और गोल ओरिएंटेड। मतलब ये एक ऐसा प्रशासन है, जो विकास प्रशासन है एक ऐसा प्रशासन है जो कार्य उन्मुखी है, अपने काम को ध्यान में रख करके काम करता है, और लक्ष्य उन्मुखी है, अपना जो उसका लक्ष्य है, जो उसका गोल है उसको ध्यान में रख करके ये काम करता है, ठीक है ना। और जिसको समय निर्धारित किया गया है उसी के अंतर्गत ये कोशिश करता है कि उस गोल को जो है वो अचीव कर ले, उस काम को जो है पूरा कर ले। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें जो है ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। और जो है लास्ट क्वेश्चन आप देखें पॉलिटिकल साइंस में जो है मार्च 2023 में जो पेपर अभी हाल फिलहाल में हुआ है इसी साल, इस क्वेश्चन को देखें। इसमें पूछा गया है कि फेरल हैडी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फेरल हैडी, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एड्रेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न, मतलब वो कौन कौन से कंसर्न है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका अध्ययन जो है तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। तो सर्च फॉर थ्योरी, एक नए सिद्धांत की खोज, द अर्ज फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये भी बिल्कुल सही है। कंट्रीब्यूशन टू द ब्रॉडर फील्ड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एक्चुअली क्या है देखिए, जितने भी थिंकर्स हैं यहाँ पे फ्रेडरिक्स की बात कर रहे हैं या बैरी वेंटी की बात कर रहे हैं, फरल हैडी की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने साथ ही साथ में जोसेफ ला पोलम्बोरा की बात करें, ये ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने साथ ही साथ में तुलनात्मक राजनीति है, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, उसके योगदान विकास में योगदान दिया है। और वैसा भी जैसा कि आप जानते हैं जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके नाम से ही काफ़ी है कि यहाँ पे क्या कि एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाएगा, क्या किया जाएगा कि तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा, तुलनात्मक विश्लेषण किया जाएगा किसका, जो समकालीन समस्याएं हैं, जो वर्तमान समस्याएं हैं, तत्कालीन जो समस्याएं हैं उनका। और आप देखें जो है ये जो क्वेश्चन है ये फरल हैडी से पूछा गया है। आमतौर पे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ जो है क्वेश्चन जो किससे पूछे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रेडरिक्स से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी जो विशेषताएं हैं, जो उद्देश्य हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं फरल हैडी के बारे में, फरल हैडी ने सारे जो है 5 जो है कंसर्न बताए हैं जिसको स्टडी किया जाता है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। और इसी चीज़ को आप हिंदी में देख सकते हैं। अगर आप बात करें फरल हैडी की, अगर आप बात करें तो उन्होंने जो है कुछ चीज़ों को बताया है, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 मिनट देखें यहाँ पे, विचारधारा की खोज, व्यवहारिक प्रयोग की चाह, तुलनात्मक राजनीति के व्यापक क्षेत्र
के संयोग से होना वाला योगदान, प्रशासनिक कानून की परंपरा में प्रशिक्षित शोधकर्ताओं की दिलचस्पी, लोक प्रशासन की जारी समस्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस बार का जो क्वेश्चन था ये जो 2023 में पूछा गया मार्च में, इसमें जो है एग्जामिनर जो है लाइन से हटके, आमतौर पे सारे प्रश्न आप देखें तो ज़्यादातर फ्रेडरिक से रिलेटेड है, लेकिन इस बार क्या है कि यहाँ पे फर्ल हैडी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। तो आपको ये जो नोट्स हैं अभी वो मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, जो हिंदी में भी है और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। और आज की क्लास में हमने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। ऑलराइट गाइस, so we are done for today. Take care.